हेलो बच्चों, हम लोग ने पिछली क्लास में सेट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा था और हमने आपको सेट्स की प्रॉपर्टीज भी बताई थी काफी सारी। ठीक है, और अब मैं उसको एक प्रॉपर वे में आपको बता देता हूँ। मैंने आपको मेन प्रॉपर्टी लिखवा दी थी, लेकिन इसको प्रॉपर वे में बता देते हैं ताकि आपके नोट्स भी थोड़े से अच्छे से बन जाएंगे, थोड़े सुंदर से लगेंगे नोट्स भी। ठीक है, और प्रॉपर्टी एक जगह प्रॉपरली आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ सेट्स बताऊंगा और उसके बाद हम वो प्रूविंग मेथड करेंगे जो जनरली स्कूल में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पहले प्रॉपर्टी दे लेता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टी है ना। तो यूनियन मैंने आपको बताया था क्या होता था। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट का जो कंबाइन करके आएगा, यानी कि एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ। ठीक है, जो ए में भी है और बी में भी है, उन सारे एलिमेंटों को ले लीजिए और उससे जो सेट बनेगा उसे हम यूनियन बोलते थे। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, यूनियन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ए यूनियन जो बी होता है और बी यूनियन जो ए होता है, दोनों सेम होते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस लॉ को हम लोग जनरली बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली फिर क्या होता है, ए यूनियन बी करो और उसका जो रिजल्ट है सर सी से यूनियन करो, अगर तीन सेट की बात करते हैं। और फिर आप कर लीजिए ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो क्या हुआ कि इससे फर्क नहीं पड़ा है कि पहले आपने किसको लिया है, रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इस तरह के लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। किसी भी ऑपरेशन में अगर क्रम बदलने से, मतलब ऑपरेशन की जगह बदलने से रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस तरह का हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो, ए का अगर ए के साथ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ए यूनियन ए जो होगा वो ए के बराबर आएगा। जो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा इसका रिजल्ट यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि ए का सब कुछ के साथ यूनियन करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ए का यूनियन अगर आप फाइव के साथ करोगे तो ए आएगा। ए के पास कुछ भी नहीं और ए के पास बहुत कुछ है, जोड़ोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो कि जो ए यूनियन बी लिखते हो आप, ए यूनियन जो बी लिखते हो, तो उसमें ए बेसिकली इस पूरे पार्ट का क्या है, इस पूरे पार्ट का ए क्या है, एक हिस्सा है, यानी कि सबसेट है। हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए का क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है। और एक बात हम और बोल सकते हैं क्या, कि अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो अगर ए बी का सबसेट है, मतलब कुछ इस तरह का कि ये मान लो बी है और ये मान लो ए है। ठीक है, ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी से क्या रिजल्ट आएगा, सब कुछ आ जाएगा जो कि बी के बराबर होगा। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, मैं इसी के मिलती जुलती प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। आप देखो, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी बन जाएंगी, ऐसे बिल्कुल देख लीजिए जिसने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1, अगर ए इंटरसेक्शन बी ले या बी इंटरसेक्शन ले, दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ए और बी में जो कॉमन आएगा और बी और ए में जो कॉमन आएगा वो सेम क्वांटिटी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन बी से लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन सी से ले लीजिए, अगर तीन सेट प्रेजेंट है। और ए का इंटरसेक्शन आप बी इंटरसेक्शन सी के साथ लीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव, और ये कौन सा हो गया, एसोसिएटिव। ठीक है, अगर आप, और ये मैंने आपको बताया था सेम का सेम के साथ ऑपरेशन होता है, तो कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडम्पोटेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया, ए का ए के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, ए का रिजल्ट आ जाएगा। किसी सेट का खुद के साथ अगर कॉमन लोगे तो वो खुद ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आइडम्पोटेंट लॉ। अगर ए का इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो ए आ जाएगा। अगर ए और सब कुछ में अगर कॉमन लोगे तो ए ही तो आएगा। इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन अगर फाइव के साथ लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखो, जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बेसिकली किसका पार्ट है, वो ए का पार्ट है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। तुम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। हम बोल सकते हैं
ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, और हम एक लास्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं क्या कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, मैंने बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्ली लिखवा दिया है। मैंने कल भी ये सारी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में बताई थी मैंने, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म के फॉर्म में बताई थी आपको मैंने, ठीक है। तो आगे मैं और लिख देता हूं इसको। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या जाएगी कि सबसे पहली बात यह है कि किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा ए सी, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि फिर इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है इसका जो है उसमें ना होना, तो क्या आ जाएगा, इस पार्ट को छोड़ के लेना, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से सेट ए आपका आ चुका है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, कुछ ना होने का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ। इस तरीके से यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप ए का यूनियन ए डैश के साथ लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लेंगे तो कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नहीं आता तो क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए और ए का ना होना दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर दो सेट आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस तरह के सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था छोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज और बताई थी, जैसे कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देख लो। सब्ट्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a में से हटा दीजिए a इंटरसेक्शन b, मतलब a माइनस बी का मतलब है a में से वो हटा दीजिए जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो अपने आप प्योर आ जाएगा। इस तरीके से b माइनस a का क्या मतलब हो जाएगा कि b में से वो हटा दीजिए जो a और b में कॉमन है। अच्छा, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी का मतलब है a होना चाहिए और b नहीं होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे a होना चाहिए एंड, इंटरसेक्शन एंड के लिए होता है, और b नहीं होना चाहिए, तो b डैश लगा लेंगे, b कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। इसका मतलब b होना चाहिए और a नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, b इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है। अच्छा, मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी, डी मॉर्गन थ्योरम। इसका मैंने प्रूफ भी किया था यूजिंग वेन डायग्राम, और मैंने बताया था प्रूफ दो तरीके होते हैं, एक वेन डायग्राम तरीके से करते हैं और एक होता है थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने का। वो कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो डी मॉर्गन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन जो बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश, डैश बोले या कॉम्प्लीमेंट बोले दोनों का मतलब सेम होता है। सिमिलरली मैंने बताया था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने प्रूफ करके बताया था बकायदा आपको, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए का बी के साथ यूनियन, ए का बी के साथ यूनियन, फिर ए का सी के साथ यूनियन, फिर ए का सी के साथ यूनियन, ठीक है, और दोनों का कॉमन। इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का, जैसे आपको याद होगा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ए प्लस, अगर आप ऐसे लिखते हो ए इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करते हो, एक बार ए का बी के साथ करते हो, फिर एक बार ए का सी के साथ करते हो, और बीच में क्या लिख देते हो, प्लस लिख देते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बीच में आपका यूनियन का सिंबल। चलो इसमें से एक काम करते हैं, हम वेन डायग्राम से आपको पहला वाला प्रूफ करके दिखा देते हैं। अगर पहला वाला प्रूफ हो जाएगा तो दूसरा वाला आप खुद होमवर्क की तरह प्रूफ कर लेना, और उसके बाद हम चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है मैंने, जो आपको मैंने कल बताई थी।
ध्यान से देखो, मैं पहला वाला प्रूव करता हूँ। तो कैसे प्रूव करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड का डायग्राम वेन डायग्राम अलग बना लो और राइट साइड का अलग बना लो। तो आप देखो लेफ्ट साइड का देखो कि मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसका बनाना है। तो आप ध्यान से देखो, ये 3 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, ठीक है। तो पहले तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले यहां बनाया है बी यूनियन सी, ठीक है। और बी यूनियन सी कौन सा होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी यूनियन सी आपका ही आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने क्या किया है, सेट ए के साथ उसका कॉमन दिया है। तो सेट ए कौन सा हो गया, ये सेट ए हो गया, तो ये सेट ए हो गया, ठीक है। और दोनों का मुझे क्या लेना है, कॉमन, बी बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, ये आएगा, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी और ए का मुझे क्या लेना है, यूनियन। तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, रिजल्ट आएगा ये वाली क्वांटिटी भी होनी चाहिए और ये वाली क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, देख के, ये ए है, ये बी है, ये सी है, रिजल्ट क्या आएगा, ये तो पूरा होना चाहिए और बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मैं इसी चीज को बना रहा हूं राइट साइड में, ठीक है। और राइट साइड के हिसाब से आप देखो राइट साइड में क्या स्टेटमेंट है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या लिखना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले एक काम करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, पहला है ए यूनियन बी, तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। तो पहले मैं बना रहा हूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कौन सा आएगा, ठीक है। और ए यूनियन सी कौन सा आएगा, ठीक है। और दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, तो इन दोनों का मुझे कॉमन पार्ट लेना है। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, चलो देखते हैं। तो इसमें ये वाला पार्ट है और इसमें भी ये वाला पार्ट है, तो कॉमन पार्ट हो गया। और ध्यान से देखो, इधर जो पार्ट है वो इधर नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता, इधर जो पार्ट नहीं है वो इधर है, कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो आप ध्यान से देखो, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। तो आप ध्यान से देखो, जो लेफ्ट साइड का वेन डायग्राम है और राइट साइड का जो वेन डायग्राम है वो दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट हैंड साइड जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें वर्क कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया। अब जो दूसरी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और साथ में मैं बोल रहा हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। अब ये क्या चीज है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि एक शहर में, एक सिटी में 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं। अब इसमें से जो हैं वो 80% लोग जो हैं, जो 80 लोग हैं वो हिंदी का न्यूज चैनल देखते हैं, और जो 50 लोग हैं वो इंग्लिश का न्यूज चैनल देखते हैं। तो मुझे बताओ इस शहर की पॉपुलेशन कितनी है। तो आप बोलोगे सर 80 लोग हिंदी न्यूज चैनल देखते हैं और 50 लोग इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं, तो जो शहर की पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 130 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था शहर की पॉपुलेशन कितनी है, 100। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं ये पूछता हूं क्या आप हिंदी न्यूज चैनल देखते हो, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं देखते हो। मैंने सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप हिंदी चैनल देखते हो, तो जवाब आपका होगा हाँ या ना। उसका इंग्लिश चैनल देखते हो या नहीं देखते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरीके से 80 लोग हिंदी न्यूज चैनल देखते हैं, 50 लोग इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं। टोटल लोग कितने हो गए, तो टोटल लोग हो गए 80 + 50। ऐसा नहीं है, इसमें 30 लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों न्यूज चैनल देखते होंगे। अगर सारे के सारे 100 लोग
टीवी देखते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ 80 लोग ही टीवी देखते हैं, अगर सिर्फ 80 लोग ही टीवी देखते हैं तो दोनों न्यूज चैनल मिला के 80 ही बनना चाहिए था, 80 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 के 100 लोग अगर टीवी देख रहे हैं और 80 लोग हिंदी न्यूज चैनल देख रहे हैं, 50 लोग इंग्लिश न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो 130 आ जाएगा, और 130 में से अगर 30 हटा दोगे तो आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो शायद दोनों चैनल देखते हैं, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हुआ क्या है एक्चुअली में, आप ध्यान से देखिए तो इसके पीछे लॉजिक क्या है पहले उसको समझ लो। तो इसके लिए मैं लॉजिक ये बोल रहा हूं कि एक टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो इंक्लूजन का मतलब होता है उसको मतलब यूज करना, और एक्सक्लूजन का मतलब होता है हटा देना, मतलब इसको समावेशित करना, वेशित करना, और इसका मतलब होता है हटा देना। ठीक है, मतलब इसको इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो एक को इंक्लूड करना है और एक को एक्सक्लूड करना है। तो अब आप ध्यान से देखो क्या है, जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, आप ध्यान से डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में ये एक डायग्राम बनाया मैंने, ये ए है और ये बी है। जब भी आप वेन डायग्राम को बनाइए तो यूनिवर्सल सेट आप उसमें मेंशन कर दिया करिए। ठीक है, कोई भी डायग्राम बनाइए आप यूनिवर्सल सेट मेंशन कर दीजिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर सेट मतलब रेक्टेंगल सेट हम लोग जनरली किसके लिए लेते हैं, यूनिवर्सल के लिए। तो आप ध्यान से देखो, ये मैंने ए और बी बनाया है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर कुछ एलिमेंट हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं पूछूं ए में कितने एलिमेंट है, तो आप ए में बताओगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ए में जो एलिमेंट है वो 7 एलिमेंट है। और अगर आपसे बी में पूछा जाए कितने एलिमेंट है, आप क्या बताओगे 1 2 3 4 5 6। तो जो बी के एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, बी के एलिमेंट आपके आएंगे 6। तो अगर मैं Na प्लस एनबी करूं, अगर मैं Na प्लस एनबी करूं तो Na प्लस एनबी कितना आएगा टोटल 7 प्लस 6, जो कि हो जाएगा 13। लेकिन एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं, तो एक्चुअल में एलिमेंट जो उसके अंदर हैं वो 10 ही हैं। ठीक है, अब ये हुआ क्या है, 3 एलिमेंट ऐसे होंगे शायद जो कॉमन होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, जब आपने ए के एलिमेंट को काउंट कर लिया तो आपने इन 3 एलिमेंट को भी काउंट कर लिया जो बी के थे बेसिकली। तो बी के आपने कुछ एलिमेंट ऑटोमेटिक काउंट कर लिया। अगर अब आपको बी के भी काउंट करना है तो आपको इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन 3 एलिमेंट को काउंट करो। तो कितने हो गए टोटल, ये हो गए 7 और 8 9 10, तो हो जाएंगे 10। लेकिन अगर आप बी को दोबारा जोड़ दो तो ये एलिमेंट कितनी बार काउंट हो जाएंगे, 3 बार काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 बार काउंट होने का मतलब है कि एम्बिग्यूटी हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हो गए, Na प्लस एनबी, और उसमें से वो हटा दीजिए दोनों में कॉमन है, क्योंकि जब मैंने इसको एक बार यूज कर लिया इसका मतलब हो गया Na, और जब मैंने इसको दोबारा यूज कर लिया जिसका मतलब हो गया एनबी, और जब मैंने Na के ऊपर एनबी रखा तो ये जो चीज है ये 2 बार काउंट हो गई। एक बार इसकी तरफ से भी काउंट हो गई, एक बार इसकी तरफ से भी काउंट हो गई। जबकि मेरे एक बार काउंट करने से मेरा काम चला था। ए यूनियन बी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं टोटल एलिमेंट कितने हैं तो फर्क पड़ता है। मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सेट ए में लिखा है 1 2 3 और सेट बी में लिखा है 2 3 4। अब अगर आप डायरेक्टली जोड़ दोगे यानी कि Na प्लस एनबी कर दोगे तो आपको 6 एलिमेंट मिल जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप ए यूनियन बी लिखोगे तो आप क्या कर दोगे 1 2 3 और 2 3 4। लेकिन मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4। तो हुआ क्या, हुआ बेसिकली ये कि इसमें से वो चीज हटा दी गई जो दोनों में कॉमन है, तो ऑटोमेटिक क्या आ गया 4 के बराबर आ गया। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो बार बार काउंट हो रहे हैं इसलिए हटा दिया। इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये सर्किल एक पेपर है और वो सर्किल दूसरा पेपर है। अगर पेपर के ऊपर पेपर रख दोगे तो यहाँ पर पेपर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिकनेस का हो जाएगा, जबकि मुझे पेपर सेम थिकनेस का चाहिए पूरा। तो उतना जो पेपर एक्स्ट्रा हो गया उसको अगर मैं कट करके हटा दूं तो मेरा पूरा पेपर एक सेम थिकनेस का हो जाएगा।
तो हमने क्या कर दिया, हम इसमें से वो हटा दे रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ये जो हमने जो ऐड किया है तो इसका मतलब तो हो गया इंक्लूजन, और ये जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है इसका मतलब हो गया एक्सक्लूजन। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखेंगे, पहले आप बात को समझो। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपका ये बन गया। इसी तरीके से मान लो अगर मैं ये चीज 3 सेट के लिए करूं तो कैसे करूंगा, देखो ध्यान से। अगर 3 सेट के लिए करता हूं सेम चीज, 3 सेट के लिए मैं कैसे लिखूंगा, मान लीजिए मुझे एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। ठीक है, तो 3 सेट के लिए आप ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा। 3 सेट के लिए सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट आएगा। अब ये आया कैसे पहले वो समझो, पहले तो आप ये समझो ये आया कैसे, है ना। पहले तो मैं इसको थ्योरेटिकल आंसर लिखता हूं। देखो अगर मैं सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायग्राम बना के भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, मुझे लिखना है टोटल कितने एलिमेंट है। तो जब मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा ना तो कई एलिमेंट कई बार काउंट हो जाएंगे, तो उन एलिमेंट की एम्बिग्यूटी हटाइए। एम्बिग्यूटी मतलब कई बार आ जाने की चीज। मान लो ये एक डायग्राम है जिसमें ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब मैंने क्या किया है, पहले मैंने ए को लिया, हर चीज एक ही बार आई है तो मैंने ए को लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने बी को लिया, मैंने बी को लिया, फिर मैंने बी को लिया। लेकिन बी को ऐड करते ही ये चीज कितनी बार आ गई है, ये चीज 2 बार आ गई है, और ये वाली चीज भी कितनी बार आ गई है, ये 2 बार आ गई है। ध्यान से देखो, ये सिंगल बार है, ये भी सिंगल बार है, ये भी सिंगल बार है, ये भी सिंगल बार है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक इस तरह से एंगल में, इस तरह से, ये और ये चीज 2 बार आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सी को ऐड किया, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। सी को ऐड करने से ये पार्ट तो एक ही बार आया है, लेकिन ये 2 बार हो गया, ये पार्ट भी 2 बार हो गया। लेकिन ये पार्ट कितनी बार हो गया, ये इसकी वजह से एक बार और आ गया, तो ये जो पार्ट है वो बेसिकली कितनी बार हो गया, ये पार्ट 3 बार हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से ये पार्ट 2 बार है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इसको मैं एक बार हटा देता हूं अगर 2 बार है तो एन ए इंटरसेक्शन बी हटाने का मतलब हो गया ये जो पार्ट है ये एक बार हट गया, तो अगर ये हटेगा तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, तो ये हो गया एक बार। ठीक है, और ये हो गया आपका 2 बार। ठीक, इसके बाद मैं इसमें हटा देता हूं एन ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको मैं एक बार हटा देता हूं, ये जो चीज है इसको एक बार हटा देता हूं। तो अगर ये एक बार हटेगा तो यहां पर हो जाएगा 1 और बीच वाले से भी 1 और कम हो जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में इसको एक बार और हटा देता हूं तो ये हो जाएगा ए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट हटा देता हूं, तो ये 2 बार था, एक बार हटा दिया तो ये बन गया 1 और बीच वाला हट गया तो क्या बन गया 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पार्ट तो था ही एक बार, ये भी एक बार हो गया, ये एक बार था, ये भी एक बार हो गया, ये एक बार था, ये भी एक बार हो गया, लेकिन बीच वाला जो पार्ट हो बेसिकली क्या हो चुका है 0, यानी कि खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे पूरा पेपर चाहिए है, तो मुझे ये चीज चाहिए, और इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से ऐड करना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन है, ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी। ये जो पार्ट है वो तीनों में कॉमन है, तो उतना ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये वापस से कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो सारी चीजें 1 है, ये भी 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 1 है, यानी ये पूरा एक पेपर बन चुका है। तो ऐसे समझ लो, जब ए का बी के साथ जोड़ेंगे तो ये चीज 2 बार आ जाएगी, तो एक बार मैंने हटा दिया। इसमें जब ये जोड़ा था तो ये भी 2 बार आ जाएगा, तो इसको भी हटा दिया, और इसमें जब इसको जोड़ा तो ये भी 2 बार हट गया, आगे इसको भी हटा दिया। लेकिन जब इन तीनों को एक बार हटाया तो बीच का पार्ट 3 बार था और आपने 3 बार हटा दिया तो बचा ही नहीं कुछ, तो आपको एक बार लाना पड़ेगा तभी वो बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मतलब डायग्राम की फील के थ्रू।
ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो ध्यान से आप देखो इसको मैथमेटिकली कैसे आएगा। मैथमेटिकली आप देखो कि जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, इसको आप समझ लो कि ये लिखा हुआ है, मान लो 2 मिनट के लिए, कैपिटल एक्स, ए यूनियन कैपिटल एक्स। और अब इसका फॉर्मूला मुझे बताओ तो क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा एन ए एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये जो पार्ट है इसको 2 मिनट के लिए एक्स मान लिया है। ठीक है, और ये फॉर्मूला अभी भी बताया मैंने 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो ये हो गया एन ए और एन एक्स क्या लिख दें, एन बी यूनियन सी, और इधर क्या लिख दें, बी यूनियन सी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन ए, और इसकी जगह फिर से फॉर्मूला 2 वेरिएबल लिख दें तो क्या आ जाएगा, एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस इसकी जगह लिखा जाए तो इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर आप लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन ए का सी के साथ, ये आ जाएगा। अब ये 2 चीजों को यूनियन हो गया, इसमें फिर से एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आ गया, एन ए एन बी एन सी एन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें लगा लो, ये लिखा हुआ है एक तरह से P यूनियन Q, तो क्या लिखेंगे, एन पी एन क्यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखा हुआ है। तो कुल मिला के फाइनली ये क्या आ जाएगा मुझे बताओ। तो फाइनली ये आ जाएगा एन ए एन बी एन सी एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए, और ये है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन बी कितना होता है, बी के बराबर, अभी तो बताया था मैंने आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट बन गया। तो यही तो है, ध्यान से देखो, यही तो फॉर्मूला बन गया। तो ये बेसिकली 3 वेरिएबल्स में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को मैंने लिखा है। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, मेन बात ये है कि जो भी सेट आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है उसको लिखना कैसे है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको डील कैसे करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, और उस डायग्राम को देख के आपको एन के फॉर्म में उसका आंसर लिखना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में लिखा हुआ है, ऐसे करके डायग्राम बनाया है, और मैंने लिखा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो शेडेड रीजन है उसको हम एन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन जो है, अब इस शेडेड रीजन को बोलते हैं, वो बाद में बात करेंगे। आप ध्यान से देखो, ए का पार्ट इसमें इंक्लूड है, तो इसमें हम बोलेंगे ए है, लेकिन इसमें बी का पार्ट बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, और इसमें सी का पार्ट भी बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे एन ए होगा, बी नहीं होगा, एंड सी भी नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, एन ए का मतलब हो गया पूरा ए, लेकिन पूरे ए में से मुझे ये पार्ट हटाना है और ये पार्ट भी हटाना है। तो मैं इस पार्ट को अगर हटाऊंगा तो क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, और इस पार्ट को हटाऊंगा तो क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ध्यान से देखो क्या हुआ, एक गलती हो गई यहाँ पर। जब मैंने इस पार्ट को हटा दिया इस पूरे में से, जब मैंने अगर ये पार्ट हटा दिया इस पूरे में से, अगर मैंने ये पार्ट हटा दिया तो सी हटाने के लिए पूरा बचा ही नहीं, लेकिन आपने तो पूरा हटाया है, ए इंटरसेक्शन सी पूरा हटाया है, जो था ही नहीं उसको हटा कैसे दिया, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, जो था ही नहीं उसको हटा कैसे सकते हो। तो आपको इसको वापस ऐड भी करना पड़ेगा। कैसे, आपने जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी हटाया ऐसा बना,
फिर आपने इस चीज को ऐड कर दिया तो ये ऐड हो गया लो, ठीक है। और अब इसको पूरा आप हटा सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से बन जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकली प्रॉब्लम है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा है एक डायग्राम में, एक डायग्राम में मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, मुझे इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी होंगे, ए भी होगा बी भी होगा, ठीक है, लेकिन उसका कॉमन पार्ट, लेकिन सी का पार्ट नहीं होगा, इंटरसेक्शन सी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ए भी होगा और बी भी होगा, मतलब ये पूरा होना चाहिए, लेकिन सी नहीं होना चाहिए, ये वाला हटा दो, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखोगे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा पार्ट, और इसमें हटाना क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार से मान लो मैं यहां पर एक नई प्रॉब्लम लिख रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और मैं लिखना चाह रहा हूं इस प्रॉब्लम को, तो क्या आएगा, ये आएगा, इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, ठीक है। ये आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। ध्यान से देखो, ए और बी में जो कॉमन है उसको भी लिखा, ऐड कर दिया, ए और सी में जो कॉमन है उसको भी लिख लिया, और जो बी और सी में कॉमन हमने उसको भी लिख लिया। बट जब हमने इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, तो बीच वाली चीज कितनी बार आ गई, ये बीच वाली चीज 3 बार आई, जबकि मुझे एक बार यूज करने से मेरा काम चल जाएगा, तो मुझे कितनी बार हटाना पड़ेगा, तो मुझे 2 बार हटाना पड़ेगा। तो बीच वाली चीज है क्या, तीनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेन डायग्राम को देख के उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूं, मैं सारे डिटेल में एक डायग्राम बना के उसके जितने पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको मैं लिख देता हूं, उससे आप जज कर लीजिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यहां पर मैंने फॉर्मूला फॉर टू सेट्स लिखा है, जो मैंने अभी आपको वेन डायग्राम से डायग्राम को रिप्रेजेंट करके बताया था, उसको मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रखा है। कहीं पर भी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो थ्योरेटिकल फॉर्म में मिलेगा, तो उसको समझ के आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 2 सेट लिए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी है, ठीक है। तो 2 सेट जो भी लिए हैं ए एंड बी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ये आपका एज यूजुअल यूनिवर्सल सेट है। अब बताओ, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग बोथ द सेट, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में लाई करेंगे। तो अभी तो बताया था मैंने क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, दोनों सेट में लाई करने वाले एलिमेंट कितने होते हैं, एन ए यूनियन बी, और किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों सेट में लाई करने वाले एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन बोथ द सेट, जो दोनों सेट में लाई करें कितने होंगे, तो एन ए यूनियन बी तो होते हैं। फिर दूसरा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग ओनली इन सेट ए, जो सिर्फ सेट ए में लाई करे। बताओ सेट ए में सिर्फ कौन से एलिमेंट लाई करेंगे, तो सिर्फ सेट ए में ये वाले एलिमेंट लाई करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, इसको हम बोलते हैं ओनली सेट ए, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, एन ऑफ ए माइनस बी, या बोल दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या बोल दीजिए कि ए में से बोला तो जो बी का पार्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि टोटल सेट में से जो दोनों में कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखो अगला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग ओनली इन सेट बी। तो ओनली इन सेट बी का क्या मतलब हुआ, तो ओनली इन सेट बी का मतलब हुआ ये डायग्राम है, तो ओनली इन सेट बी क्या होगा, ये वाला, ये क्या हुआ, बी माइनस ए। तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और उसमें से क्या डालोगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एन का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगला में लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन एग्जैक्टली वन सेट, वो किसी एक ही सेट में लाई करता हो, एग्जैक्टली इन वन सेट, एक ही सेट में। तो इसका क्या मतलब हुआ,
या तो इसकी बात चल रही है या तो इसकी बात चल रही है। मतलब जो एलिमेंट है या तो वो सेट ए में होना चाहिए या तो वो सेट बी में होना चाहिए। इस बात को हम दूसरा मतलब बोल सकते हैं सेट ए, ठीक है, आइदर सेट ए और सेट बी, या तो सेट ए में होना चाहिए या तो सेट बी में होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नहीं पहला वाला गलत हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन बोथ द सेट। तो दोनों सेट में लाई करने के लिए तो हमें क्या लिखना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, तो किसी एक ही सेट में होने का मतलब है कि एन ए, ये वाला सिंबल है, ये किसका सिंबल था याद करो, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का था, है ना। और एटलीस्ट ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम का मतलब होता है जो एलिमेंट है या तो वो सेट ए में लाई करे या तो वो सेट बी में लाई करे या तो दोनों में लाई करे। जैसे मैंने बोला कम से कम एक बच्चा क्लास में पास हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, एक भी पास कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी। तो ऑल द केस एक्सेप्ट जो नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी, क्योंकि क्लास में चार ही, मतलब क्लास में दो बच्चे हैं तो सिर्फ चार ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए पास बी फेल, बी पास ए फेल, दोनों पास दोनों फेल। तो पूरे में से अगर दोनों फेल करने वाला किस्सा हटा दोगे तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पास, है ना। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, ठीक है। तो कम से कम क्या होगा, आप इसको डायग्राम में समझो, ठीक है। एज पर क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द सेट होना चाहिए। तो अगर ए हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और बी हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है ना। ए हो गया तो भी अच्छी बात है, बी हो गया तो भी अच्छी बात है, और दोनों हो गए तब भी बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या साबित हो रहा है कि पूरा पूरा ए यूनियन बी के बराबर आ रहा है। वो कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही है, एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन नन ऑफ द सेट। ना सेट ए में होना चाहिए उसको, ना ही सेट बी में होना चाहिए। तो ना ए में होना चाहिए एंड ना बी में होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखो, डिमॉर्गन्स लॉ से इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश, और डैश का मतलब होता है ए एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से आप ए यूनियन बी को होना हटा दीजिए तो अपने आप जो भी बचेगा वो आपको क्या बन जाएगा, ना ए में होना है ना बी में होना है। तो ये दो सेट से रिलेटेड जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने लिख दिया है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो कभी कभी लिखा हुआ है कि सिर्फ ए में होना चाहिए तो ए माइनस बी, सिर्फ बी में होना चाहिए तो बी माइनस, मतलब ओनली ए मतलब ए माइनस बी, ओनली बी बी माइनस ए, ठीक है। ए में या बी में तो आप क्या लिखोगे, ए उस केस में आप क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, है ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो इसका आप ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, एन ए पूरा ले लो, एन बी पूरा ले लो, लेकिन बीच का पार्ट नहीं लेना है। लेकिन एन ए में भी ये पार्ट आ चुका है और एन बी में भी ये पार्ट आ चुका है। कितनी बार हटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स ये पार्ट हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, 2 बार ये पार्ट हटाना पड़ेगा। ये ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, ओनली ए का, ये किसका है, ओनली बी का, ये किसका है, या तो एग्जैक्टली सेट ए में और बी में हूं, और ये किसका है, एटलीस्ट ए और बी में हो जाए। और ये लास्ट वाला जो डायग्राम उसका कैसे बनेगा, तो उसका डायग्राम बनेगा ना ही ए में होना चाहिए और ना ही उसे बी में होना चाहिए। तो कौन सा पार्ट आएगा, ना ही ए में होना चाहिए ना ही सेक्शन बी डेस, इसका डायग्राम है, ठीक है। तो ये मैंने 2 सेट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखे हैं। अब हम देखते हैं अगर मान लीजिए 3 सेट होते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं। वैसे मैंने डायग्राम से मैंने लिख के दिखाया, लेकिन थ्योरेटिकली कैसे लिखा होगा तो आप जज कर लीजिए कि वो किस तरह से लिखना चाहिए, उसका रिजल्ट किस तरह लिखना चाहिए, उसको देख लेते हैं ना। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा जो वो 3 सेट्स में लिखा है। अभी जैसे मैंने पीछे जो लिखा था वो 2 सेट्स के रिगार्डिंग लिखा था, अभी यहाँ पर मैंने 3 सेट्स के रिगार्डिंग फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लो, ठीक है। ये मैंने अभी डायग्राम बनाया था बहुत पहले, थोड़ी देर पहले भी बनाए थे, जिसमें मैंने पूछा था कि इस तरह डायग्राम बनाया 3 सेट्स के अंदर तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उन्हीं का नॉमेनक्लेचर है, ऐसे नाम बोल के क्या बोला जा सकता है। तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन ऑल द 3 सेट्स। ऐसे एलिमेंट की काउंटिंग करना है जो तीनों सेट में लाई करते हो। तो मुझे बताओ अगर मैं वेन डायग्राम से चलूं, तो तीनों सेट, यहाँ पे मैं बार बार ए लिखूंगा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ पर ए लिखूंगा, यहाँ पर बी लिखूंगा, यहाँ से। तो ऐसा कौन सा है जो तीनों में होगा, तो ये वाला।
इसके लिए क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट में नंबर होने वाले एलिमेंट को हम इस तरह लिखेंगे। फिर दूसरा लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन ए में होना चाहिए एंड बी में होना चाहिए बट नॉट सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नॉट सी। और इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के देखो, डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ए होना चाहिए बी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, इसको लिखोगे कैसे। तो इसको आप लिखोगे, जो इसकी रिजल्ट आएगा वो आएगा एन ए होना चाहिए और एन बी भी होना चाहिए, मतलब एन के पूरे एलिमेंट होने चाहिए और बी के पूरे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बीच वाला पार्ट हटाना पड़ेगा पहले तो कितना आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, एन ए पूरा लिख दिया और एन बी पूरा लिख दिया, तो बीच वाला पार्ट 2 बार आ गया, 1 बार हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी भी क्या है, ये पूरा सेट आ रहा है, मुझे ये वाला पार्ट हटाना है और ये वाला पार्ट हटाना है। तो इसको क्या हटाएंगे, इसको हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन वो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और एक्चुअली में ये पार्ट 1 बार था, तो हमें 1 बार इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं समझ में आया, देखो इसको फिर से समझते हैं। देखो इसको अब ध्यान से, डायग्राम क्या था, मैं यहां पर देखता हूं डायग्राम। देखो इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, ए होना चाहिए बी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। अरे ये गलत हो गया, इसका डायग्राम ये गलत हो गया। क्या है, ए होना चाहिए बी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए, इसका डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे। तो एन ए होना चाहिए बी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए के लिए क्या लिखोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी लिखो और माइनस उसमें क्या डालो, जो तीनों का पार्ट है। फिर से देखो, ये पूरा पार्ट आप ले लीजिए, इस पूरे पार्ट में से क्या हटा दीजिए, ये सेंटर वाला पार्ट हटा दीजिए जो कि हैगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगले वाले को आप पढ़ो क्या लिखा है, अगले वाले में लिखा हुआ है कि ए होना चाहिए सी होना चाहिए लेकिन बी नहीं हो सकता। अगर इसका वेन डायग्राम बनाकर देखोगे तो कैसे बनेगा बताओ। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा किसका, 3 नंबर का जो वेन डायग्राम बनेगा क्या आएगा, वो कह रहा है ए होना चाहिए सी होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो ए होना चाहिए सी होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे, एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी नहीं हो सकता, तो किसके बराबर आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी में से क्या हटा दो, जो तीनों में कॉमन पोर्शन है उसको आप हटा दीजिए तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले के लिए क्या लिखोगे, एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नहीं हो सकता है और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्या हटाना पड़ेगा, तीनों का कॉमन पार्ट हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन एग्जैक्टली 2 सेट, जो सिर्फ 2 ही सेट में लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखो डायग्राम को, मैं डायग्राम बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको आप ध्यान से देखो, 2 सेट में ही लाई करने वाला चाहिए। तो एग्जैक्टली इन 2 सेट, अब ध्यान से देखो ये एग्जैक्टली इन 2 सेट क्यों है, क्योंकि इसमें ए भी है और बी भी है लेकिन इसमें सी नहीं है, इसमें ए है और सी है लेकिन इसमें बी नहीं है, इसमें बी और सी है इसमें ए नहीं है। अगर बीच वाला ले लूंगा तो फिर 3 सेट आ जाएंगे, उसने बोला सिर्फ 2 ही सेट होने चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पार्ट, एन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट, और एन सी इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट। लेकिन जब मैंने इसको लिया और इसको लिया और इसको लिया, ये पार्ट कितनी बार काउंट हुआ, 3 बार, जबकि ये मुझे एक भी बार नहीं चाहिए। तो मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सिमिलरली आप देखो मैं 6 का डायग्राम बनाता हूं, 6 का डायग्राम पढ़ो क्या है। तो 6 का डायग्राम में बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग ओनली इन
नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन एटलीस्ट इन 2 सेट, कम से कम 2 सेट, यानी 3 में भी लाई कर सकता है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, 2 में तो ये आ गया, 2 में तो ये आ गया और 2 में तो ये आ गया, लेकिन 3 भी हो सकता है। तो इस बार क्या आएगा, तो इस बार रिजल्ट जो आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा, एन बी इंटरसेक्शन सी आएगा और एन सी इंटरसेक्शन ए आएगा। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो ये ऐड तो हुआ 3 बार, लेकिन मुझे एक ही बार चाहिए, तो कितनी बार हटाना पड़ेगा, मुझे 2 बार हटाना पड़ेगा। जो बीच वाला पार्ट है वो कितनी बार हटाना पड़ेगा, 2 बार हटाना पड़ेगा। इस तरीके से आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ओनली इन सेट ए, मतलब सिर्फ सेट ए होना चाहिए। इसको ध्यान से देखो, सिर्फ सेट ए में, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। तो सिर्फ सेट ए का मतलब क्या होगा, सिर्फ सेट ए में मतलब ये वाला। तो इसको कैसे लिखोगे, ओनली इन सेट ए। तो इसका अंदर हो गया ए में होना चाहिए, लेकिन बी में भी नहीं होना चाहिए और सी में भी नहीं होना चाहिए। इसको कैसे लिखोगे, सेट ए के एलिमेंट लिखो, उसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा लो और उसमें से आप ए इंटरसेक्शन सी हटा लो। हम ध्यान से देखो, पूरा सेट ए था, इसमें से आपने ये वाला पार्ट हटाया और ये वाला पार्ट हटाया, लेकिन ये पार्ट तो था एक ही बार, लेकिन आपने हटा दिए 2 बार, है ना। तो एक बार आपको वापस लेके आना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। फिर से सुनो, क्या कि ये पूरा एक सेट था, ठीक है, ये पूरा एक सेट था जो भी था, और इसमें से आपने ये पार्ट काट के फेंक दिया और ये पार्ट काट के फेंक दिया। तो ये पार्ट में कितनी बार काट के फेंक दिया, 2 बार, कि था तो एक ही बार ना। तो आप पहले उसको ऐड करके, मतलब ये टर्म ऐड करने का मतलब है आपने पहले उसको 2 बार बना लिया, फिर 2 बार काट के फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ओनली सेट बी का मतलब क्या हो गया कि बी लिखिए, बी में से जिसमें जिसमें बी उसमें हटा दीजिए, इंटरसेक्शन बी में से हटा दीजिए और बी इंटरसेक्शन सी में से हटा दीजिए, और क्या ऐड कर दीजिए, तीनों का कॉमन पार्ट ऐड कर दीजिए। इस तरीके से इसके लिए लिखोगे एन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन जिसमें सी है उसको हटा दो, सी इंटरसेक्शन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, मतलब किसी न किसी में हो। तो किसी न किसी में होने का मतलब क्या है, वन ऑफ द सेट बोल रहा है, एग्जैक्टली वर्ड लिखा हो, किसी एक ही सेट में होना चाहिए। तो या तो यहां होगा या तो यहां होगा, ठीक है, और या तो यहां पर होगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख लो, ए एन ए यूनियन बी यूनियन सी में से क्या हटा दो, ए यूनियन बी यूनियन सी में से ये वाला पार्ट हटा दो, और ये कौन सा पार्ट है, ये वाला। और ये किसका पार्ट था, ये था आपका 3 सेट्स, एटलीस्ट इन 2 सेट्स। तो ये वाला पार्ट 6 नंबर का पार्ट इसमें से आप हटा दीजिए, इसमें से आप 6 नंबर का पार्ट आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो कि जैसे ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो। या तो इसको आप लिख दीजिए, क्या, इसको आप लिख दीजिए 7 + 8 + 9 क्वेश्चन का एडिशन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 + 8 + 9 कर दीजिए, या ए यूनियन बी यूनियन सी में से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। अच्छा, वो तो हमने कर लिया। अब देखो 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन at least, number of element lying at least in one set, ठीक है। और दूसरा मैं लिख रहा हूं, ये है मेरा 11 नंबर, और 12 नंबर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन नन ऑफ द 3 सेट। तो इस बात का तो मतलब हो गया कम से कम किसी एक सेट में होना चाहिए, मतलब एक ए में हो सकते हैं, बी में नहीं, बी में हो सकते हैं, ए में नहीं, सी में हो सकते हैं, ए में नहीं, सी में हो सकते हैं, बी में नहीं। इस तरह से सारी कंडीशन ए बी दोनों में हो सकती है। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा भी तो हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। इसका कुल मिला के मतलब यही है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, ठीक है। ट्रेस प्रॉब्लम इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताया था। नॉन ऑफ 3 का मतलब हो गया तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों नहीं होना है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो भी है उसमें से आप क्या हटा दीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर आप हटा दीजिए तो आपका अपने आप जवाब आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश कैसे निकलेगा। तो ये 3 सेट से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम वो फॉर्मुलेज हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इनका यूज कैसे करना है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखो। मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 likes tea and 18 likes coffee and 7 likes both. Then how many of likes at least one of the drinks? How many of likes only tea? How many of likes only coffee? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। ये मैंने एक वेन डायग्राम लिया है और इस वेन डायग्राम में ये हो गए टी वाले और ये हो गए कॉफी वाले, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 22 लोग ऐसे हैं जो कि टी लाइक करते हैं, तो 22 ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं, लेकिन 7 ऐसे जो दोनों लाइक करते हैं, तो 7 तो इधर आ गए जो दोनों लाइक करते हैं, और 22 जो है वो लाइक करते हैं आपके क्या, टी। तो 22 में से अगर 7 हटा दें तो आपके बचेंगे कितने, 15। तो अगर टी की बात करा जाए तो 15 + 7 हो गए 22। इस तरह से 18 में से अगर 7 हटा दूंगा तो आ जाएगा 11। तो देखा जाए तो टोटल कितने स्टूडेंट है जो कोई ना कोई ड्रिंक पीते हैं, तो 15 + 11 + 7 तो 22 + 11 टोटल 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। इसका मतलब स्कूल में से 45 में से लगभग कितने आपके हो गए 12 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। 33 स्टूडेंट ही जो ड्रिंक करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, हाउ मेनी ऑफ लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। इसका मतलब क्या हो गया, पहला क्वेश्चन जो नथिंग है वो क्या है, एन टी यूनियन सी है। मतलब ऐसा क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक ड्रिंक पिए, या तो कॉफी पिएगा या टी पिएगा, या दोनों पी सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा तो कितना भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, एन टी एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन बताओ, नंबर ऑफ टी पीने वाले कितने लोग हैं, 22। नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, 18। और नंबर ऑफ टी और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आपका आ जाएगा 22 + 18 - 7, टोटल कितना आ जाएगा 33। तो 33 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई तरह के ड्रिंक को पीते हैं, ठीक है। इसके अभी दूसरा क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ लाइक्स ओनली टी। तो एन ओनली टी का मतलब क्या हुआ, ओनली टी का मतलब हुआ कि टी में से कॉफी वाला पार्ट हटाना है, और इसका मतलब हुआ कि टी नहीं, मतलब टी होना चाहिए, कॉफी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ टी में से क्या हटा दो, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है उसको हटा दो। टी में से कॉमन पोर्शन हटा दो तो प्योर टी बचेगी। तो कितना लिखेंगे, एन टी मतलब 22 और ये हो गया 7, कितना आ गया, ये आपका आ गया 15। तो 15 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। तो ओनली कॉफी कैसे आएगा, कॉफी कॉफी होनी चाहिए, चाय नहीं होनी चाहिए। तो एनसी में क्या डालेंगे, टी इंटरसेक्शन कॉफी, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल 18 - 7, और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 11। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसको एप्लीकेशन बेस पे हमने ऐसे किया है। मैं आपको अगला एग्जाम्पल देता हूँ, अगला एग्जाम्पल आपको कैसे करना है। ये अगला क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का 34 नंबर एग्जाम्पल है, पहले चैप्टर का। हो सकता है किसी के पेज नंबर 25 पे हो, किसी के 26 पे हो, या 25-26 दोनों पे हो, आधा आधा, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। यहाँ मैंने लिखा है, एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल। तो ऐसा करता हूँ ना मैं कि फुटबॉल के लिए मैं एफ ले लेता हूँ। तो फुटबॉल में जो है वो है टोटल आपके 38 नंबर ऑफ पर्सन जो आपके बास्केटबॉल में है, तो बास्केटबॉल के लिए बी ले लेता हूँ मैं, 15 है, और क्रिकेट के लिए मैं सी ले लेता हूँ, तो वो है आपके 20। अब वो ये कह रहा है कि एक These medal went to the 58, टोटल 58 लोगों को ही मिले हैं। तो एफ यूनियन बी यूनियन जो सी है वो 58 है, और कह रहा है 3 मेंबर ऐसे हैं जिनको सब कुछ मिला है। तो 3 मेंबर ऐसे हैं जिनको सब कुछ मिला है, तो एफ और बी और सी जिनको सारे मेडल मिले हैं वो 3 मेंबर हैं। तो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एफ को क्या मिला, बी को क्या मिला, मतलब दो में कौन बोले कोई। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी दिस। तो ये क्या है, अपना क्वेश्चन जो है वो है एन F intersection C and F intersection B and F intersection C intersection B minus 3 times of N intersection F intersection B intersection C। कैसे, देखो आपसे क्या पूछा गया है, पढ़ो कि exactly 2 of the sports, तो 3 स्पोर्ट थे F B और C, तो exactly 2 ये, exactly 2 ये और exactly 2 ये, तो क्या होगा, कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला, और ये जो पार्ट है
ये बीच वाला जो पार्ट है वो 3 बार माइनस करना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, क्या जाएगा एन एफ एन बी एन सी। मैं 2 मिनट के लिए क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, क्यू फॉर क्वेश्चन, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए पी नाम दे देता हूँ, इसको तो पी नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन में क्या निकालना है, पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा लिखने में आसानी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा एन बी इंटरसेक्शन सी एन बी इंटरसेक्शन एफ और एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये क्या है 58, ये क्या है 38, ये क्या है 15, ये क्या है 20, ये क्या है आपका P और वो क्या है 3। टोटल आपका आ जाएगा 18 माइनस P, टोटल आपका आ जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। और Q की वैल्यू कितनी आएगी, P माइनस 3 टाइम्स ऑफ N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P माइनस मतलब 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, तो कितना आ जाएगा 9। तो स्पोर्ट में मेडल रिसीव करने वाले लोग टोटल कितने रहेंगे, 9 बंदे रहेंगे। तो ये चैप्टर में आपका इतना ही था। और बाकी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक और क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में स्कूल की एग्जाम में ही सिर्फ आता है, प्रूविंग मेथड, जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में लिखना है, उसको कैसे करते हैं इसके बाद हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को प्रूव कैसे करते हैं जो प्रूफ दैट के लिए आते हैं। तो जैसे इसके लिए प्रूविंग मेथड क्या है, ये कोई नाम नहीं है, ये मैंने ऐसा नाम रख दिया है प्रूविंग मेथड, मतलब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन प्रूविंग मेथड क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रूफ्स, ठीक है। तो जैसे क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें करना कैसे, तो इसके 2 तरीके हैं। देखो क्या तरीका है, नंबर ए के मान लो हमें ये प्रूव करना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। ए सबसेट है बी का, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स फ्रॉम ए, ठीक है, एंड x बिलोंग्स फ्रॉम ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a b का सबसेट है तो अगर x a से बिलोंग करता होगा, ठीक है, तो x b से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि a b से बना हुआ है। तो अगर कोई चीज x से बिलोंग करती है, एक सिंपल एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई भी बंदा खेल रहा है तो वो इंडिया से ही बिलोंग करेगा ना, ठीक है। तो a बिलोंग्स मतलब a सबसेट ऑफ b, तो a में वो भी एलिमेंटों को b होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू a एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ये जो सिंबल है ये इसको बोलते हैं फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात क्या है, अगर हमें प्रूव करना है इफ ए बराबर बी, तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट। अगर हम ये 2 बातें प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, अगर ए बी का सबसेट है तो बी बड़ा भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए के एलिमेंट बी से होंगे, ठीक है। लेकिन बी अगर ए का सबसेट है तो इसका क्या मतलब हुआ, बी छोटा हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है। अब दोनों बातें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, अगर ए बड़ा है तो बी नहीं बड़ा हो सकता, बी बड़ा है तो ए नहीं बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर दोनों बातें ट्रू हो रही है इसका मतलब ए बराबर बी है। तो जब भी हमें इक्वल टू प्रूव करना होगा, एक बार हम ये प्रूव कर दें, एक बार हम ये प्रूव कर दें, हमारा काम बन जाएगा। और जब भी हमें सबसेट प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर दें कि जो भी एलिमेंट ए के हैं वो बाय डिफॉल्ट बी के हैं। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो a माइनस बी है वो a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर है, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अच्छा, ऐसा मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना है, एक तो मुझे ये प्रूव करना है कि a माइनस जो b है दैट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। और एक मुझे प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है।
अच्छा, तो एक काम करते हैं, लेफ्ट और राइट का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन ये प्रूव करनी है नंबर 1, और नंबर 2 एक कंडीशन प्रूव करनी है, और दोनों बातें प्रूव कर दी तो हमारा काम बन जाएगा। ये बात हमें करनी है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हम क्या बोलेंगे, अगर x एलिमेंट है a माइनस बी का, ठीक है, तो इसका मतलब x एलिमेंट है a का एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, क्योंकि इसका मतलब है x a माइनस बी, x a का एलिमेंट है माइनस नॉट b, मतलब b का एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। तो हम लिखेंगे x इज a एंड, और x नॉट एलिमेंट ऑफ b तो हम लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ b डैश, क्योंकि जो चीज b का नहीं है वो डेफिनेटली b डैश का होगा, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन x इज एलिमेंट ऑफ b डैश। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि इससे ये साबित हो रहा है कि अगर x एक एलिमेंट है और x का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो अगर x a माइनस बी का एलिमेंट हो, हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि x a इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस जो b है वो बेसिकली सबसेट ऑफ है a इंटरसेक्शन b डैश का। अब आप इधर देख लो, x इज एलिमेंट ऑफ, यहां से हम ले रहे हैं y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि y एलिमेंट है a का एंड y एलिमेंट है b डैश का। हम बोल सकते हैं y एलिमेंट a का एंड, इंटरसेक्शन एंड के लिए होता है, और y एलिमेंट नहीं है b का, और इससे हम बोल सकते हैं y एलिमेंट है a और एंड लगा है तो बोलेंगे a माइनस b, ठीक है, क्योंकि नॉट b है। तो हम बोलेंगे कि जो आपका a इंटरसेक्शन b डैश है वो सबसेट ऑफ है a माइनस b के। तो अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस जो b है वो a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर है, ठीक है। अब इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। क्या है वो कि a इंटरसेक्शन b डैश, a डैश यूनियन b डैश, ऐसा है, ठीक है। अब इसको हमें प्रूफ करना है, देखो हम प्रूफ कर देते हैं। तो इसमें एक काम करो, हम दो बातें प्रूफ करते हैं, a इंटरसेक्शन जो b डैश है वो सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश है, और दूसरी बात हम क्या प्रूफ कर दें, a डैश यूनियन जो b डैश है वो a इंटरसेक्शन इसका सबसेट है। तो इसके लिए पहले काम करते हैं। तो हम बोल ले रहे हैं जो x एलिमेंट है वो a इंटरसेक्शन b का, जो भी इसके लेफ्ट साइड में उसको मैंने ले लिया, तो जो x है वो इसका एलिमेंट है, हमने x को एलिमेंट लेट कर लिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो हम बोल सकते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड, ठीक है, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो, x a का, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड b, तो हम बोल सकते हैं x a का एलिमेंट नहीं है, या x b का एलिमेंट भी नहीं है, यहाँ पर एंड नहीं आएगा और आ जाएगा। क्यों और आ जाएगा, क्योंकि अगर x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है, बीच वाले पार्ट का एलिमेंट नहीं है, तो उसके बाहर होगा, ठीक है। तो a के बाहर जो पार्ट आ रहा है और b के जो बाहर पार्ट आ रहा है, दोनों का यूनियन करेंगे तभी तो वही चीज मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a और नॉट एलिमेंट ऑफ b। हम बोलेंगे x इज एलिमेंट ऑफ a डैश, और यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है, और x इज एलिमेंट ऑफ b। ये और का सिंबल जो है वो यूनियन का है, और नॉट को अगर इसमें कन्वर्ट करूँ तो b डैश हो जाएगा। तो हम बोलेंगे x इज एलिमेंट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो a इंटरसेक्शन b डैश है वो सबसेट है a डैश यूनियन b डैश का। सिमिलरली हम यहाँ पे बोलेंगे y जो एलिमेंट है वो a डैश यूनियन b डैश का है। तो जो y एलिमेंट है वो a डैश का है, ठीक है, एंड यूनियन y जो एलिमेंट है वो b डैश का है। अगर नॉट लिखा होता तो मैं साइन चेंज कर देता, ठीक है। y एलिमेंट जो है नॉट एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, और
और आ जाएगा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, और क्योंकि दोनों में नॉट लगा हुआ है तो और का सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, ठीक है। तो दिस ठीक है, और y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, तो हो जाएगा आपका y, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहां से स्टार्ट किया तो यहां पहुंच गए तो हम बोलेंगे a डैश यूनियन b डैश है जो सबसेट ऑफ है a इंटरसेक्शन b डैश। हमने ये बात भी प्रूव कर दी। तो लेफ्ट अगर राइट दोनों वर्क कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, उससे आपको फाइनली आइडिया लग जाएगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। और एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ठीक। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन C इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ऐसा मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप इसको देखो, अगर ये मुझे प्रूफ करना है तो मगर ऐसा प्रूफ कर दूं कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, अगर ऐसा प्रूफ कर दे तो काम बन जाएगा। ये डायरेक्ट भी मैं ले सकता हूँ। तो मान लो मैंने बोला है कि x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर x इसका एलिमेंट है तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि x आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिखा हुआ है तो x A का एलिमेंट है, ठीक है, और x एलिमेंट है B इंटरसेक्शन C का, ठीक है। तो x अगर A का एलिमेंट है और इसका मतलब है x एलिमेंट है B का एंड x एलिमेंट है C का, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा है? x एलिमेंट है A का या B इंटरसेक्शन C का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? x एलिमेंट है A का और मतलब या तो इसका होगा या तो दोनों में से किसी एक, मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसमें होगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ x A का है या C का है, वही तो बोले थे, या तो A का है या तो दोनों कॉमन पार्ट है, तो कॉमन ना बोल के आप C का बोल दो, ठीक है। और आप बोल दो x एलिमेंट है A का और x एलिमेंट है B का, सॉरी इधर B का इधर C का, और लेकिन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आप अगले स्टेप में क्या बोल सकते हो? ये चीज क्या हो गई? x एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। इसको क्या बोल सकते हो? x एलिमेंट ऑफ A यूनियन C। और एंड का मतलब क्या हो गया? एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। हम बोल सकते हैं x एलिमेंट क्या है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सिमिलरली आप राइट साइड से प्रूव करो यही बात जो हमने इस तरह से चलाई है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? x हमने इसका एलिमेंट लिया था, इसे सारांशित होगी इसका है, तो हम क्या बोलेंगे? A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो है वो सबसेट है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसी तरीके से आप उल्टा चला दीजिए, क्या कि y एलिमेंट है A यूनियन B का इंटरसेक्शन A यूनियन C का। तो आप बोलिए y एलिमेंट है A यूनियन B का एंड y एलिमेंट है A यूनियन C का। इसको आप बोलिए y एलिमेंट है A का और y एलिमेंट है B इंटरसेक्शन C का, ठीक है। इससे बोलिए y एलिमेंट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। और इससे क्या साबित हुआ कि A यूनियन B है जो A यूनियन C जो है वो सबसेट है किसका? A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। तो हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब आपको देखो डाउट क्या हो रहा होगा, सर इस स्टेप से आप ये स्टेप कैसे लिख लेते हो? सर आपने इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिख लिया? ध्यान से समझो, बड़े आसानी समझ आ जाएगा। x या तो A का होना चाहिए या दोनों के, मतलब मैंने लिखा है x A यूनियन B का पार्ट है एंड x A यूनियन C का पार्ट है। तो अगर A दोनों में है और एंड वर्ड लगा रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो B C में से कॉमन होगा ना, क्योंकि A तो दोनों में ही ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या है? x A का है या B इंटरसेक्शन C का पार्ट है, ठीक है। और मतलब यूनियन हो गया, ऐसे आ गया, इधर आ गया, y कॉमन लिए, तो ऐसे समझ लो, ठीक है।
कॉमन नंबर लेते नहीं समझाने, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर है प्रूव करने वाले क्वेश्चनों का। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो उसका सबसे आसान तरीका है, पहले आप इस तरह के तरीके से क्वेश्चन करिए। मिसलेनियस में से काफी सारे क्वेश्चन हैं और जब आप अटकोगे तो आप मुझसे सारे क्वेश्चन पूछना, मैं लाइन से सारे क्वेश्चन बता दूंगा। और मैं अब आपके डाउट के लिए एक लाइव क्लास का प्लान कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, किस डेट को है। तो आप अपने सारे बच्चे आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाना, मैं सारे डाउट आपके डिस्कस कर लूंगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको मैसेज में डाल दूंगा, ये देख लेना। तो इस हिसाब से जो आपका इस चैप्टर सेट थ्योरी में जो भी चीजें थी वो लगभग खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जितनी भी थी ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो कंपटीशन टच होता है तो वो मैं धीमे धीमे अगला चैप्टर जो चालू कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूंगा और साथ में मैं अगला चैप्टर भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए। और मैंने इसके नीचे आज 2 डीपीपी डाली हैं, तो उन डीपीपी को भी आप अच्छे से करिए। और जो भी डाउट आ रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर डिस्कस करने का, मैं लाइव क्लास में किस तरह से आऊंगा सारी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।